तो हमारा आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन एंड अदर बोर्ड एग्जामिनेशन एट क्लास 12th लेवल। सॉल्यूशन में जब हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो हर एक साल को छोड़ के दूसरे साल में आता है व्हाट इज राउल्ट्स लॉ और उसके डेरिवेशंस वगैरह आपको लिखने को देखते हैं। तो हम आप राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करने से पहले ये क्लियर करेंगे, राउल्ट्स लॉ इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर। सो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। जब आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है या दोनों वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब एक सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट आपको वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। जब तक ये चीज समझ नहीं आएंगे तो शायद आपको राउल्ट्स लॉ समझ नहीं आएगा। तो क्लियर करते हैं सर, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज वेपर प्रेशर। आपके नजर में वेपर प्रेशर क्या है। तो हम थ्योरेटिकली अगर इंग्लिश को ट्रांसलेशन करके देखेंगे तो वेपर की वजह से जो प्रेशर बनता होगा उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे। तो क्लियर करते हैं सर, देख लीजिए। मान लो ये हमारा एक कंटेनर है सर, क्लोज्ड कंटेनर है। अगर एक ओपन कंटेनर होता तो क्या होता, यहां से वेपर्स तो बनते, एटमॉस्फेयर में चला जाता वो एस्केप होके, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पे मैं इसको नोटेट करके आपको लेके आता हूं पहले, ठीक है। आगे देख लेना बेटा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेपर बनने की कैपेसिटी इस कंटेनर में किन मॉलिक्यूल्स के पास सबसे ज्यादा है। तो ना सर, ये जो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं ना, आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये इनके पास वेपर बनने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा कि सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो या चाहे वो गैस में हो। एक पार्टिकल दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। अब ना सर, बीच में से कोई मॉलिक्यूल उठा लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, सॉरी, ये वाला, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें ना, या इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये भी इसको खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, हर साइड से इसको खींच रहा होगा सब, ठीक है। तो एस्केप करके ऊपर आने की कैपेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी इसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। जो पार्टिकल ऊपर बैठा हुआ है ना, इसको इसने तो खींच के रखा है, इसने भी खींच के रखा है, इसने भी खींच के रखा है, लेकिन ऊपर से तो फ्री है साहब, ऊपर से तो कोई खींचने वाला नहीं है। तो निकलने की कैपेबिलिटी इसकी अच्छी है ना, इसके वेपर बनने की कैपेसिटी सबसे अच्छी है जो ऊपर मॉलिक्यूल्स है। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन ये हुआ कि जो भी मॉलिक्यूल यहां आए हैं, अब ना सर एक काम करके यहां देख लेना, ये एनिमेशन से अगर आपको समझ जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड, चलो ये एनोटेशन फॉर्म में नहीं चल रहा, मैं दिखा देता हूं बाद में। यहां जो मॉलिक्यूल आया हुआ है ना सर, यहां जो मॉलिक्यूल आया हुआ है ना, तो ये मॉलिक्यूल यहां से आप किसी भी पानी को उबालेंगे ना, किसी बीकर में आप या किसी शीशे की गिलास में पानी को उबाल के देख लेना, तो जब भी आप उबालेंगे ना, ऊपर वही मॉलिक्यूल्स आएंगे, नीचे से सबसे नीचे जो मॉलिक्यूल है इसको बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो ये सबको धक्का मार के ऊपर आ जाएगा आराम से, है? तो ऑलरेडी जो ऊपर आया हुआ है उसके पास बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी है सर, सबको धक्का मुक्की मार के नीचे से हाई काइनेटिक एनर्जी लेके तो आया है। तो इसी दो रीजन की वजह से, पहला रीजन तो इसके लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स, और दूसरा रीजन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, इनके एवेपोरेट होने की कैपेसिटी लगभग सबसे ज्यादा है सर, ठीक है। अब आपको समझ आया ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का वेपर्स क्यों बनना चाहिए। अब यहां ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से वेपर बनना शुरू हो गया, ये मॉलिक्यूल था, ठीक है सर, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल था, अब ये वेपर बन के ऊपर चला गया। मैं बनाता हूं, ये वेपर है आपके, फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए वेपर बनने लगे। अब जो वेपर ऊपर बनने लगा वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर। लिक्विड सरफेस से लेके ऊपर जितने भी जगह इसको अवेलेबल है ना, वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करता है ये वेपर्स, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस, यहां तक तो क्लियर है। जब इस लिक्विड का वेपर बन के ऊपर उड़ेंगे, ये क्लोज्ड कंटेनर है,
तो इसमें एक प्रेशर डेवलप होगा सर। ये तो ट्वेल्थ क्या थर्ड क्लास का भी बच्चा बोलेगा सर एक प्रेशर तो डेवलप होगा, क्योंकि जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में जा रहा है। अब उसके बाद समझना ये जरूरी है, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ये जो वेपर्स है ना, ये जो वेपर्स बन रहे हैं ना सर ऊपर, वो वेपर्स ना इस लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? सुनो, चलो अब मैं मान लेता हूं यहां से वेपर्स बनते जा रहे हैं, वेपर्स यहां से पानी कम होता जा रहा है जब वेपर्स बनेंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए ऐसे समझ लेना। तो जैसे ही बहुत ज्यादा वेपर्स बनेंगे ना सर, इसमें बहुत ज्यादा वेपर्स बनेंगे ना, तो क्या होगा पता है, ये रैंडमली मूव करने लगेंगे। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा, इफ इट्स अवेलेबल। उस साइड चला गया क्या? हाँ, इस साइड चला गया। ये अब ये एक वेपर बन गया सर, ज्यादा वेपर बनने पे प्रेशर भी तो ज्यादा हो जाएगा सर। अब प्रेशर ज्यादा होने पे ना ये रैंडमली मूव करने लगेंगे बहुत सारे डायरेक्शन में, आगे पीछे दौड़ने लगेंगे। दौड़ते दौड़ते क्या होगा ना सर, अल्टीमेटली ये आके पानी के सरफेस के साथ टकरा जाएगा, वाटर के अपर सरफेस के साथ टकरा जाएगा। तो फिर से ये क्या बनेगा, वेपर से फिर से पानी बनने लगेगा सर। फिर से यहां से एक मॉलिक्यूल उठ के जाएगा, फिर से रैंडमली मूव करते करते फिर से पानी के साथ टकरा जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्या बन जाएगा, वेपर, पानी बन जाएगा, पानी से वेपर बन जाएगा, वेपर से फिर पानी बन जाएगा। तो यहां जो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है सर, यहां जो इवेपोरेशन हो रहा है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है ना, वो वापस से इक्विलिब्रियम में कंडेंसेशन होते जा रहा है उसका। तो ये दोनों किस में है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये आप समझ सकते हैं सर। कंडीशन दिया वेपर प्रेशर का, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस, क्लियर है। तो जब भी कोई वेपर बनेगा लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो वो एक कंटेनर के अंदर एक प्रेशर डेवलप करेगा, सीधी सी बात है, ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन समझने वाली बात है ये इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, मैंने कहा ये जो वेपर्स बन रहे हैं ना यहाँ ऊपर, वो लिक्विड फेस के साथ इक्विलिब्रियम में है सर। कहने का मतलब ये हुआ, ये वेपर बन के जाएगा, जब बहुत ज्यादा वेपर बनेगा तो वहां मोशन बनने लगेगा, प्रेशर ज्यादा बनेगा ना, तो ये रैंडमली मूव करते करते फिर से कहां टकरा जाएगा, पानी के सरफेस के साथ टकरा जाएगा। तो वो वेपर फिर से पानी बन जाएगा, पानी से फिर वेपर बनेगा, घूमते घूमते फिर से पानी के साथ टकरा जाएगा। तो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ से वेपर बनता जाएगा, अल्टीमेटली पानी से टकरा के फिर से ये पानी बनता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट समझना है कि सर, कि वो प्रेशर जो वेपर्स इस लिक्विड सरफेस के ऊपर एग्जर्ट करता है इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, और ये जो वेपर्स है ना वो इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे सर, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड करके दोबारा ये कर लेते हैं ताकि आपको समझ। देखो, देख लेना, ये है आपका एनिमेशन। यहां से ना नीचे से आप अच्छे से देख लेना इसको, नीचे से देखो, नीचे वाला मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सरफेस बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ सरफेस बनाया हुआ है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा जब वेपर बन रहा है ना, तो ये रैंडमली मूव कर रहा है, देखो बहुत तेजी से आगे पीछे मूव कर रहा है, देखते जाना सर, बहुत तेजी से आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। जब बहुत तेजी से आगे पीछे मूव कर रहा है, तो रैंडमली मूव कर रहा है, तो कभी इधर कभी इधर, कभी ऊपर से टकरा के नीचे आएगा ना, जैसे ही नीचे आएगा ये लिक्विड सरफेस के साथ टकरा रहा है, तो फिर से लिक्विड बन रहा है, फिर से गैस, फिर से लिक्विड। तो इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहाँ से वेपर बनता जा रहा है, रैंडमली मूव करते करते फिर से लिक्विड के साथ टकरा गया, फिर से लिक्विड बन गया। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये प्रेजेंट है। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर बनाएंगे, जो वेपर्स वाटर के वेपर्स एक प्रेशर डेवलप करेंगे, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है? इससे ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। अब हम एक जनरल फैक्टर देखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को कौन कौन सा फैक्टर असर करता है। हमने जो अभी यहां चीज समझा कि जो वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो किस किस फैक्टर की वजह से इफेक्ट हो रहा है, वो देखते हैं। सबसे पहला असर नेचर ऑफ लिक्विड। क्लियर सी बात है, वेपर प्रेशर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा हुआ, यहां दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, तो ये बहुत तेजी से खींच के रखेगा, इसको जल्दी से उठ के वेपर बनने नहीं देगा, तो उनका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा जब उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे सर। जब वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगा, मतलब पार्टिकल्स मींस दो पार्टिकल्स अच्छे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से होल्ड करके होंगे,
तो उनको वेपर बनने की कैपेसिटी थोड़ा कम है, तो वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा सर, कम डेवलप होगा, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगा, कम होगा, तो ऑब्वियसली अच्छे वेपर्स बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर सी बात है सर, इसमें ज्यादा आपको ये करने की जरूरत नहीं। अब कुछ लिक्विड्स हैं जो जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होते हैं, तो उनके वेपर बनने की कैपेसिटी कम होगी, बॉन्डिंग ज्यादा है, अच्छा बॉन्डिंग है, ठीक है। तो वहां आप देख लें, जैसे अगर दो एग्जांपल मैं यहां ले लूं ना, आपका एक वाटर है हमारा, एक इथेनॉल है, ठीक है बेटा। तो इसकी वेपर बनने की कैपेसिटी थोड़ा कम होगी, इसकी वेपर बनने की कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होगी। रीजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पानी का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल चार चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है सर, चार चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे देखो मैं बना लेता हूं यहां, ये आपका वाटर है, तो ये हाइड्रोजन किसी और वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, चलो पहले बॉन्डिंग बना लेते हैं, फिर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला किसी और कलर से दिखा देता हूँ। ये किसी और वाटर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन किसी और वाटर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन किसी और वाटर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रेड से लिख लेता हूँ। एक तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, ठीक है ना। नहीं यहाँ, हाँ ठीक है, एक तो यहाँ बना H2O, ठीक है, एक O यहाँ पे हो गया, ठीक है। चार चार जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, यह हमारा H2O था, तो ये इसने यहाँ H के साथ बना, ये है एक, दो यहाँ है, हाँ इसने दूसरे के साथ, चलो ये नहीं है, ये वाला है। चार चार जगह से वाटर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, ये ना चार चार जगह से नहीं बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए वाटर में ना वेपर बनने की कैपेसिटी थोड़ा कम होगी एज कम्पेयर टू इथेनॉल। तो ये थोड़ा समझ लेना, ये बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह, लंडन फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स वगैरह, तो उनमें ये सारा चीज लॉजिक आपको समझने को आता है, तो मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। सेकंड चीज है इसमें टेम्परेचर। क्लियर सी बात है सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप पानी को नीचे से उबालते हैं, ठीक है, देखो ये जैसे मैं पानी को यहां से टेम्परेचर लगाता हूं, हीट करता हूं, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पहले बढ़ जाता है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो बहुत जल्दी ऊपर आएगा, बहुत जल्दी वेपर बन के यहाँ जाएगा। तो हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, तो हायर इज द चांस ऑफ फॉर्मिंग वेपर्स, तो हायर इज द वेपर प्रेशर। तो इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप समझ लेना इसको, दैट्स हाउ इट गोस, ठीक है, देख लेना, देख लो, क्लियर करते हैं फिर। अब एक चीज है सर, यहाँ राउल्ट्स लॉ में दो कंडीशन में हमको राउल्ट्स लॉ डिराइव करना है या क्लियर करना है सर। पहला कंडीशन ये है जहां पे हम वेपर प्रेशर देखेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, यानी कि आपका सॉल्यूट, सर हमने पहले दिन बोला आपको कि जितने भी सॉल्यूशंस हम क्लास 12th में इस साल पढ़ेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो पहले केस में हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें आपका सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है, वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, वॉलेटाइल है। दूसरा केस हम पढ़ेंगे फिर राउल्ट्स लॉ में, ऐसा एक कंडीशन जहां सॉल्यूट आपका सॉलिड फॉर्म में है, नॉन वॉलेटाइल है, वो उड़ता नहीं है, वेपर नहीं बनता है, और सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में है। सर मैं यहां छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूं। पहला केस हम पढ़ेंगे आज, राउल्ट्स लॉ में दो केस करके हम पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे जिसमें आपका सॉल्यूट, यहां ऐसे छोटा करके लिख लेता हूं, आपका सॉल्यूट भी वॉलेटाइल होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा, और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी कि वॉलेटाइल होगा। दूसरा केस फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद कि आपका सोल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल होगा बेटा, वो कोई सॉलिड होगा, शुगर होगा, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, और आपका सॉल्वेंट फिर से लिक्विड होगा। ये आप याद रख लेना, हम एक एक करके कर रहे हैं, डरने की बात नहीं, लेकिन ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। मैं क्लियर करता हूं इसको, सुन लेना सर आप। जहां जहां लिखने की जरूरत है वो मैंने खाली रखा हुआ, जैसे इधर देखो पूरा खाली रखा हुआ, ठीक है, तो वो हम लिख के आपको समझा देंगे। अब देख लेते हैं सर, ये पहला केस, राउल्ट्स लॉ का ही केस अब शुरू हो गया। यहां हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है ऐसे सॉल्यूशन का
जहां आपका सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है, वोलेटाइल है, और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है, वोलेटाइल है। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लेना। ये आपका सोल्यूट है सर, ये आपका सोल्यूट है, अच्छे से सुन लेना। हम दो ऑप्शन यहां रखते हैं आपको, या तो आप ए बी करके मान लेना सोल्यूट और सॉल्वेंट को, या 1-2 करके मान लेना सर। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हमने अपने बच्चों से पूछा क्लास में आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो उनको ए और बी अच्छा लगा, तो हमने ए बी मान लिया। आप 1 और 2 भी मान सकते हैं, ए और बी भी मान सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है, अगर आप ए बी वाला यूज कर रहे हैं तो सोल्यूट को हमेशा बी मानना है, या सोल्यूट को हमेशा 2 मानना है, 2 मानना है सर। और अगर आपने सॉल्वेंट को ए माना, ए बी हिसाब से जा रहा है तो सॉल्वेंट को ए मानना है, और नहीं 1-2 के हिसाब से जा रहा है तो सॉल्वेंट को आप 2 मान सकते हो सर। सॉरी 2 नहीं, 1 मानना है आपको, 1 मानना है। ठीक है, बस ये आपको मानना है पूरा यूनिट खत्म होने तक, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा सर, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होना बिल्कुल भी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है, फार्मूले में बहुत कंफ्यूजन होगा सर, इसीलिए याद रख लेना। चलो, अब हम आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक चीज मान के चलते हैं, हमने ए और बी माना, सोल्यूट पोलागाते हमेशा बी माने बसन, सॉल्वेंट पोलागाते हमेशा ए माने बसन बेटा। इसका मतलब गा जगह चीगा किसी भी जगह अगर बी लिखा होगा ना, बस सोल्यूट के लिए लिखा है हमने, वो सोल्यूट ही हो सकता है और दुनिया का कोई भी चीज नहीं हो सकता। और किसी जगह अगर ए लिखा हुआ है तो सॉल्वेंट ही है, और कुछ नहीं मानना है आपको, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट है। मान लो मैंने किसी जगह लिखा मोलर मास ऑफ ए, तो 100% समझ लेना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा है मैं, और कुछ नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी जगह मैंने लिखा है गिवन मास ऑफ बी, तो दिमाग में ले लेना सर मैंने सॉल्यूट का गिवन मास बोला है और कुछ नहीं बोला है। अगर मैंने किसी जगह लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो समझ लेना मैंने बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोला है और कुछ नहीं। ए को हमेशा सॉल्वेंट मानना है, बी को हमेशा सॉल्यूट मानना है सर, ये मान के चलना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है सर, मेरे पास एक सॉल्यूट है जिसको हमने बी माना, लिक्विड फॉर्म में है। मेरे पास एक सॉल्वेंट है ए, वो भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है? जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा ना, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक बहुत खूबसूरत सा सोल्यूशन बनाएगा सर, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब सर लिक्विड ए का कोई अपना वेपर प्रेशर होगा, बी का अपना कोई वेपर प्रेशर होगा। हम उस वेपर प्रेशर को ना बेटा सोल्यूट बी हमने माना, देखो पी नॉट बी मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। दरे बी अकेला है, ए अकेला है, कोई मिक्सचर नहीं है अभी, तो नॉट हम तभी लिखते हैं जब ये प्योर फॉर्म में। पी मतलब वेपर प्रेशर, बी मतलब सोल्यूट हमेशा बोला, और नॉट मतलब प्योर। मतलब यहां जितने भी वेपर प्रेशर बन रहा है ना, वो बी की वजह से ही बन रहा है, और इसीलिए उसको हम ये करेंगे पी बी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। पी बी नॉट मतलब पी मतलब पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ही मान लो आप, यहाँ पे पार्शियल तो वहां बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। इसका जो पी ए नॉट हमने लिखा, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नॉट इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ यहाँ पर वेपर प्रेशर जितना भी बन रहा है ना सिर्फ ए की वजह से बन रहा है, इसीलिए उसको हम लिखेंगे पी ए नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी यानी प्योर सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ सिर्फ ए है तो वेपर प्रेशर ए की वजह से ही बनेगा, इसीलिए उसको माना नॉट, नॉट मतलब प्योर, यहाँ पी बी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। जब ये दोनों यहां मिक्स चला गया ना बेटा, जब ये दोनों यहां मिक्स हो गया, सोल्यूशन बनाया, तो यहां पे आप दो चीज आ गया सर, मैं दो चीज बना लेता हूं यहां पे, देखो ऐसे, या चलो ऊपर ही बना लेते हैं कहीं, ऐसे ऐसे ही बना लेते हैं पहले। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लो रेड वाला हमारा सोल्यूट है, ग्रीन वाला हमारा सॉल्वेंट है, ऐसे मान लेना। ठीक है, यहाँ ए ही था, बी ही था, सॉरी यहाँ बी ही था, सोल्यूट ही था, तो जितना भी वेपर्स बन रहे थे वो वेपर्स बी की वजह से बन रहा था, और वेपर प्रेशर भी बी की वजह से ही बनेगा, इसीलिए लिखा पीवी नॉट। यहाँ वेपर प्रेशर ए की वजह से बन रहा था, पी ए नॉट। जब सोल्यूशन बनेगा ना सर, तो दो चीज की वजह से यहां वेपर बन रहा है सर, ए की वजह से वेपर बन रहा है, बी की वजह से भी वेपर बन रहा है। अब हम इसको वेपर प्रेशर प्योर नहीं बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्यों सर? आधा प्रेशर तो ए की वजह से बन रहा है, सोल्यूशन में जाने के बाद दोनों मिला हुआ है ना, आधा प्रेशर ए की वजह से बन रहा है, आधा प्रेशर बी की वजह से बन रहा है। तो हम इस बार उनको वेपर प्रेशर नहीं बोल के पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर उनको बोलेंगे। ए पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए,
सॉल्यूशन में जो प्रेशर ए बना रहा है उसको हम पीए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूशन में जो प्रेशर बी बना रहा है उसको हम पीबी बोलेंगे सर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पीए से मानेंगे। सर पार्शियल क्यों बोल रहे हो आप? पार्शियल मतलब आधा, आधा प्रेशर आप ए की वजह से बन रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो दोनों मिक्स हो गया ना, यहाँ अलग अलग था। आधा प्रेशर बी की वजह से बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहां तक क्लियर है? सारे टर्म्स आपको पता चल गया। सर इसमें दोनों मिक्स हो गया, ए और बी को मिलाया था मैंने यहाँ, तो ए भी आ गए इसमें, बी भी आ गए। अब जो यहाँ वेपर बनेगा ना, या वेपर प्रेशर बनेगा, वो ए की वजह से भी बनेगा, बी की वजह से भी। क्यों? ए भी तो वोलेटाइल है, लिक्विड फॉर्म में है, बी भी तो लिक्विड फॉर्म में वोलेटाइल है। तो इसीलिए हमने माना यहाँ जो ए प्रेशर बनाएगा, वेपर प्रेशर, उसको हमने पीए से माना। अब सोच लो सर ए नॉट क्यों नहीं लगाया इस बार? नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्योर नहीं है। आधा प्रेशर ए की वजह से बन रहा है तो आधा प्रेशर बी की वजह से बन रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पीए से रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। राउंड्स ला तो 1 सेकंड में आप याद कर लोगे सर, बहुत सिंपल। क्लियर है यहां तक? ओके। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप प्लीज कमेंट कर लेना, या हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर लेना, हम आपके लिए स्पेशल क्लास बना देंगे। हाँ, इससे भी अच्छा आपको नोट्स में मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स एक्सक्लूसिवली मेड बाय माय ओन स्टूडेंट्स एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किरबुचन। बहुत खूबसूरत नोट्स हैं, वो अगर आपको चाहिए तो आप मांग सकते हैं, विल प्रोवाइड यू इंशाल्लाह। ठीक है, देख लेते हैं सर नेक्स्ट। अब आता है सर मेन राउल्ट्स लॉ पे। इसी चीज पे आप राउल्ट्स लॉ लगाएंगे हम। राउल्ट्स साहब ने एक, राउल्ट्स का पूरा नाम क्या था आपको पता है? चलो आपको नहीं पता, मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। चलो इसका प्रोनाउंसिएशन बोल देना अब आप। जो भी बिना गूगल सर्च किए हुए, बिना यूट्यूब सर्च किए हुए है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम उसको कुछ ना कुछ दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड। लेकिन आपको क्या करना है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन करना है विदाउट गोइंग इनटू गूगल। ठीक है, और उसका वॉइस मैसेज बना के आपको भेजना है। तो इसका क्या होता है आप देख लेना, अभी मैं बोलने वाला हूं, पहले आप ट्राई कर लेना अपनी जगह पे। FRANCOIS MARIEROULT। आपको कभी नहीं पूछा जाएगा केमिस्ट्री में व्हाट इज द फुल नेम ऑफ राउल्ट। जिसने राउल्ट्स ला दिया उसका पूरा नाम क्या था? कभी नहीं हो सकता, ये मेरे हिसाब से नहीं भी होना चाहिए। और लेकिन मुझे लगा आपको पता होना चाहिए एक चीज। दूसरा, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम जो इंडियंस है उनका एक्सेंट थोड़ा, खासकर जो लद्दाखियों का एक्सेंट है वो ना थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सेंट होता है हमारा। तो मेरे बच्चों को जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट। तो ऐसा नहीं है, आपने ट्राई किया होगा अभी तक। तो मैं आपको बताऊंगा इसका एक्चुअल एक्सेंट क्या है। तो इसका एक्चुअल नेम है फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट नहीं, इसका एक्चुअल नेम है, राउल्ट्स लॉ का पूरा नाम फ्रांसोआ मेरिया राउल्ट। फ्रांसोआ मेरिये राउल्ट। आप इसको मेरी भी बोल सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसको फ्रैंकोइस नहीं बोलना है सर, फ्रांसोआ मेरिया राउल्ट। अगर आपने सही बोला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। राउल्ट्स लॉ के नाम से ही आज तक क्वेश्चन आते हैं, आपको कभी नहीं लिखेगा राइट द फुल नेम ऑफ राउल्ट। नॉट ओके। अब राउल्ट ने क्या बोला सर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, दोनों वेपर बनने लायक हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने पहले पढ़ा था लेक्चर में, आप देख लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन सर। तो उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं सर पहले हम। चलो एक बार फिर देख लेते हैं लॉ। राउल्ट ने कहा कि किसी गिवन टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, वहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जैसे यहां दो की वजह से प्रेशर बन रहा है बेटा, दो चीज की वजह से प्रेशर बन रहा है, एक ए की वजह से, दूसरा बी की वजह से। ठीक है, ए अपना कुछ ना कुछ प्रेशर छोड़ेगा यहाँ पे, बी अपना कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इनको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि दोनों मिला हुआ है इसमें। अकेला होता तो हम प्योर वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये लोग सॉल्यूशन में जितना पार्शियल प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है ना, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके
अपने मोल फ्रैक्शन के साथ। देख लेना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। रट्टा नहीं मारना, हम स्टेटमेंट रखेंगे, स्टेटमेंट देख लेना बेटा। सुनो, राउल, यहां दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। राउल ने तो कहा, लेकिन पेन ने कुछ और कहा, पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा नहीं लगता मुझे, ये अच्छा लगता है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला। अब देख लेना, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्स लॉ ने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जिस जिस कंपोनेंट की वजह से पार्शियल प्रेशर डेवलप हो रहा है ना, उनके पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने मोल फ्रैक्शन के साथ। पहले ए के साथ देख लेते हैं, सॉल्वेंट के साथ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन के साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के साथ, राउल के हिसाब से। और बी, अगर बी का हम लिखेंगे ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही तो बोला सर राउल्स ने, याद नहीं, रटा नहीं करना है सर, याद रखना है। राउल्स ने बोला जब भी सॉल्यूशन बना तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, इसमें हमने पहले तो बोला ए भी लिक्विड फॉर्म में, बी भी लिक्विड फॉर्म में, यही तो बोल रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर यहां जाके पार्शियल प्रेशर बनेगा, क्योंकि ना तो ए की वजह से पूरा प्रेशर बन रहा है, ना तो बी की वजह से। अगर प्रेशर बन रहा है तो ए की भी बन रहा है, बी की भी बन रहा है, तो उनका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके अपने मोल फ्रैक्शन के साथ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होगा। सर क्लियर है? अब ना सर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, पी ए इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, पी ए नॉट, यहाँ कांस्टेंट आएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, साथ में आएगा का ए, ठीक। और जो पीबी है उसका भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे ना, तो कांस्टेंट आता है पीबी नॉट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। मैंने बोला पीबी मतलब यही वाला प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, जो यहाँ आया सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर, सोल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर, जिसमें ना सिर्फ सोल्यूट था, तो जितने भी वेपर जहां बन रहे थे पानी के ऊपर और जो प्रेशर बन रहा था उसको बोलते थे पीबी नॉट। नॉट इसलिए बोला, प्योर इसलिए बोला, क्योंकि यहाँ जो भी प्रेशर बन रहा है ना सिर्फ बी की वजह से बन रहा है, उसमें ए का कोई रोल नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय बी, ठीक है। उसी तरह जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, ये साइन हटाया, तो इक्वल टू जब लगाते हैं ना एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ कांस्टेंट आएगा पी ए नॉट, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, यहाँ कांस्टेंट आएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, साथ में आएगा काय बी। तो ये है सर राउल्स लॉ का स्टेटमेंट, ये है राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है किसके लिए? फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, यही तो बोला। फिर ना सर ये इंडिविजुअल प्रेशर है, ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। अब आपको कोई पूछेगा सर इस पे कोई न्यूमेरिकल करना है, पी ए क्या है, तो बोल देना ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, सॉल्यूशन में जाने के बाद ए का जो प्रेशर बनता है वो है। पी ए नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ए सिर्फ ए की वजह से जब सॉल्यूशन नहीं बना है तब का प्रेशर है। का ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। पीबी क्या है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है सॉल्यूशन बनने के बाद। पीबी नॉट क्या है सर, सॉल्यूशन बनने से पहले जो बी का वेपर प्रेशर था प्योर, वही है। काय बी इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है सर, मोल फ्रैक्शन नहीं पता तो वीडियोस पीछे देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत स्पेशल, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर। अब इन दोनों को सर, अब कोई मुझे पूछेगा सर ए तो अपना प्रेशर वेपर प्रेशर बना रहा है, बी अपना वेपर प्रेशर बना रहा है पार्शियल प्रेशर, सर टोटल प्रेशर कितना बनेगा? तो हमारे एक डाल्टन सर ने बोला अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ने जो बोला था बेटा कि आपको अगर आपको अगर इसमें टोटल प्रेशर कितना बन रहा है वो पता करना है, तो उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स को सम करो, मतलब ए ने कितना प्रेशर बनाया प्लस बी ने कितना प्रेशर बनाया, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो कर लेते हैं। पी टोटल इज इक्वल टू ये पी ए प्लस पी बी, यही तो है। पी ए ने कितना प्रेशर बनाया, पी बी ने कितना बनाया, दोनों को सम कर लेना। अब इसको खोल लेते हैं, इनको इस हिसाब से खोल लेते हैं। तो पी ए का वैल्यू क्या है, पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का ए बी, ये पी टोटल हो गया। अगर कोई पूछेगा पी टोटल निकालो तो ये फार्मूला यूज करके आप निकाल लेना सर, बहुत ज्यादा सिंपल है।
एक चीज हम और कर सकते हैं, एक चीज हम और कर सकते हैं सर, यहां पे ए मोल फ्रैक्शन दोनों को सेम करा सकते हैं हम सर। ये पी टोटल में यहां दोबारा लिखवा देता हूं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए दुग दोना पी बी नॉट का बी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ना संगाता पता हो तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट हमेशा 1 के बराबर होता है सर, हमेशा 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन का वीडियो देख लेना बेटा भाई। एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन जब आप सम करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो मैं इस ए को ना बेटा, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता है, बी निकालना है, तो क्या मैं ये कर सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं 1 माइनस का बी। यही तो है अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा यूनिटी के बराबर होता था। तो मुझे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ सॉरी, ए पता है, हाँ ए आना चाहिए, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मुझे पता है, बी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा इस साइड, काय बी इज इक्वल टू 1 माइनस काय ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां तक क्लियर? तो वही मैं यहां कर देता हूं सर, या ए की जगह हम बी लगा देते हैं, वो थोड़ा सही रहेगा। 1 माइनस काय बी, देखो अगर काय ए निकालना होगा ना, बी को इस साइड शिफ्ट करो, 1 माइनस काय बी वही लगा देंगे। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट, काय ए की जगह क्या लगा दो, 1 माइनस काय बी प्लस पी बी नॉट काय बी। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है सर हमारे पास, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट वन सा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काय बी प्लस पी बी नॉट काय बी। ये भी एक ऑप्शन है लास्ट। दिस इज ऑल अबाउट Raoult's law and statement of Raoult's law for a solution containing both volatile liquid, solute भी liquid था, solvent भी आपका liquid था सर। क्लियर है यहाँ तक? अब जितना इंपॉर्टेंट ये Raoult's law है उसका डेफिनेशन है, ठीक है सर, उसका नाम तो नहीं है, मैंने आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ये बताने के लिए बोला। आता है तो और अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं, फ्रांसुआ मेरिया राउल्ट याद रख लेना, और उसका जो डेरिवेशन है यहाँ तक क्लियर कर लेना, 1 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। जब मैं पहली बार पढ़ता था तो मुझे भी नहीं आता था, कुछ भी आइडिया नहीं था, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा तो मुझे भी याद हो गया सर, आज मैं बिना देखे लिख सकता हूँ। ये आपका भी हाल है, मैंने सीख के तो नहीं आया होगा कहीं से, ठीक है। तो एक ऑप्शन है आपको याद रखने का, प्रैक्टिस आपको करना है सर। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, I assure you that you will never be able to learn these things again in future. केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा सा उसूल है, केमिस्ट्री says if you want to learn me, just keep a copy with you, keep on filling the copies with practice and practice and practice. एक दिन, 1 2 3 4 महीने के बाद घर का कोई कोना देख लेना, वहां पे 30 से 40 कॉपी जमा होके होना चाहिए, तो केमिस्ट्री खुद आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। इफ यू keep on remembering, like memory wise remembering, and you always keep on remembering things by not putting it on the copy or notebook, मैं श्योर करता हूं सर नहीं हो पाएगा ये। जो भी लिखते हैं पहले एक बार नोट्स बना लो, 1 बार लिख लो, 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, चौथी बार सारी क्या बोलते हैं, सारी कायनात मिलके वही से बोलेंगे भाई ये लो हो गया, समझ लो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहां तक तो इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है सर, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। कभी कभी पूछा जाता है राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, देख लेना। ग्राफ में ना सर, राउल्ट्स लॉ के ग्राफ में हम एक बहुत खूबसूरत सा पेन लेंगे, कौन सा लेंगे सर, कलर इतना ही तो है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाला लेंगे, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के ग्राफ में ना y एक्सिस पे आपको रखना है वेपर प्रेशर, x एक्सिस में आपको रखना है मोल फ्रैक्शन। y एक्सिस में वेपर प्रेशर, x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन। यहाँ 2 कंपोनेंट है ना सर, 2 कंपोनेंट। यहाँ हमने मान, देखो सर यहाँ ग्राफ थोड़ा टेढ़ा गया हुआ है, ग्राफ एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, हाँ 0 से शुरू होना चाहिए, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ भी 0 से होना चाहिए बेटा, 0 से ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ये उसमें प्रिंट में हुआ है। इस साइड में ना माना है काय ए 1 है, काय बी 0 है। इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएं? काय ए 1 है, इसका मतलब ये हुआ कोई भी सोल्यूशन, मैं यहां लिख लेता हूं, कोई भी सोल्यूशन, ठीक है सर। अगर मैंने बोला यहां काय ए 1 है, काय बी 0 है, इसका मतलब ये होता है कि उस सॉल्यूशन में सिर्फ ए के पार्टिकल्स प्रेजेंट है सर, ए ही प्रेजेंट है, बी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। मोल फ्रैक्शन चिन्ह कि किसी पर्टिकुलर
सॉल्यूशन में ए के कितने फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मैंने कहा भाई काय बी 0 है यहां पे, तो इसका मतलब यहां बी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है सर। काय ए 1 है तो 100% ए ही प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। वैसे उल्टा यहां पे हुआ है। अब देख लेना, यहां पे 0 कौन है सर? काय बी 0 है, काय बी 0 है। इसका मतलब बी बिल्कुल भी नहीं है, तो बी 0 से शुरू होगा। देख लेना, ये पीबी का ग्राफ होगा सर। देखो पीबी, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट काय बी, यहां हमने किया था, इसका ग्राफ है। अब यहां हमने माना काय ए 1 है, काय ए 1 है का मतलब यहां सिर्फ ए के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? सिर्फ ए की वजह से। सर काय ए का ए 1 का मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन में सिर्फ ए के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। दैट मींस यहां जो भी वेपर प्रेशर बनेंगे ना वो सिर्फ ए की वजह से बनेंगे, बी तो 0 है, बी की वजह से बनेगा ही नहीं। तो उस वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? यहां देख लेना आप, यहां जहां सिर्फ ए की वजह से प्रेशर बनेंगे ना, सिर्फ ए की वजह से, उसको पीए नॉट बोला था, वो प्रेशर पीए नॉट होगा, है ना, सिर्फ ए की वजह से जो बनेगा। इसीलिए यहां जो मैक्सिमा है ना, इस पे हमने पीए नॉट लिखा है सर। यहां जो भी वेपर प्रेशर बना पीए की वजह से बना। बी तो अभी 0 है ना, तो बी 0 है तो ये वाला ग्राफ 0 से जो शुरू हो रहा है वो ग्राफ पीबी का होगा, यहां तक गया, ठीक है, मैक्सिमम तक गया। यहां वो 0 है तो 0 से शुरू हो गया। अब यहां पे देख लेना सर, काय ए 0 हुआ, यहां पे ए खत्म हुआ, यहां पे बी पूरा है सर। अब इस बार बी काय बी 1, तो यहां से जो 0 से शुरू होगा ना वो ए का ग्राफ होगा, पीए का, पीए इज इक्वल टू पीए नॉट का ए। और यहां बी है, ए बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां मैक्सिमम पीबी की वजह से होगा, पीबी नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में जो लाइन आप खींचोगे ना, दैट इज पी टोटल बेटा, दैट इज पी टोटल, टोटल पी, यानी कि पीए नॉट, सॉरी पीए प्लस पीबी, या इसको हम खोलेंगे तो पीए नॉट का ए प्लस पीबी नॉट का आई बी। इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता। फिर से समझ लेना, मोल फ्रैक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, वेपर प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस। ऑन द लेफ्ट साइड काय ए इज 1, दैट मींस ओनली ए इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बी बिल्कुल भी नहीं है, बी 0 है तो 0 से बी शुरू हुआ, तो वो पीबी का ग्राफ होगा, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट का बी। फिर यहां ना सर, यहां ए ही है, बी नहीं है, तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से बनेगा? ए की वजह से, तो इसीलिए पीए नॉट यहां प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी मैक्सिमा पे है। यहां काय ए 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, तो ए है ही नहीं, सिर्फ बी प्रेजेंट है, तो यहां वेपर प्रेशर किसकी वजह से बनेगा? बी की वजह से, मैक्सिमा है। और यहां जब पीए नॉट और पीबी नॉट को हम मैच करेंगे तो उसको हम, उस ग्राफ को हम बोलेंगे पी टोटल। क्या बोलेंगे बेटा? पी टोटल बोलेंगे, पीए प्लस पीबी। अब और एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, यहां आपने ए थोड़ा नीचे बनाया, बी थोड़ा ऊपर बनाया, इसका क्या मतलब हुआ? आप ही बता लो सर, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, ए थोड़ा नीचे, बी थोड़ा ऊपर, ठीक है। हम वेट करेंगे आपके कमेंट का, क्योंकि ये कहीं पूछा गया था किसी एंट्रेंस में, तो आई होप ये आपको पता हो। बहुत इंटरेस्टिंग सा इसका ये रीजन है, बहुत सिंपल सा, मतलब बहुत सिंपल सा, इस 5th-6th क्लास के लेवल का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें पीए नॉट थोड़ा नीचे है सर, पीबी पीबी नॉट, आपने सर यहाँ पीए नॉट को थोड़ा ऊपर, पीबी नॉट को नीचे थोड़ा क्यों नहीं बनाया? इसके ऊपर थोड़ा सा सोच लेना, बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और राउट्स लॉ। राउट्स लॉ में हम 2 केस पढ़ रहे थे। पहला केस हमने पढ़ा कि जहां पे आपका सोल्यूट भी सॉल्यूशन, आपका सोल्यूट भी वोलेटाइल है, लिक्विड फॉर्म में है, और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है, वोलेटाइल है बेटा, ठीक है। आज हम एक दूसरा केस पढ़ रहे हैं, राउट्स लॉ ही, लेकिन यहाँ हमारा जो सोल्यूट है ना आज, वो सॉलिड फॉर्म में है बेटा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है आज, ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये केस हम पढ़ेंगे आज। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है, कल वाला जिसको समझ आया उनको ये बहुत इजी है समझना। देख लेते हैं कल वाले केस में। अगर आपको याद है तो दिस वाज द पार्ट, आपका जो सोल्यूट था बी, वो भी लिक्विड फॉर्म में था, आपका सॉल्वेंट ए है, वो भी लिक्विड फॉर्म में था। फिर हमने डिराइव किया सारा कुछ, सारे फार्मूले निकाले, और आपका ग्राफ अच्छे से आपको समझा दिया। आज फिर से वही केस है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट आपको वोलेटाइल है लिक्विड फॉर्म में। सॉल्यूशन बनने पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा, वो सारा केस आज हम देख लेते हैं बेटा, ठीक है। और आई होप राउट्स का जो पूरा नाम है उसका प्रोनाउंसिएशन आपको आया होगा। चलो, थैंक यू सो मच, आगे जाते हैं हम।
ये जो सोल्यूट है यहाँ पे, मैंने आपको कहा अब हमने सोल्यूट को बी मान लिया तो बी मान लिया, अगर किसी ने 2 माना है तो आप 2 भी मान सकते हो, लेकिन हमेशा 2 मान लेना। और आपने सोल्यूट को बी माना है तो याद रखना सर आपको हमेशा बी ही मानना पड़ेगा। यहाँ हमने सॉल्वेंट को कल ए माना था, आज भी हम ए मानेंगे सर, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करूं, क्या यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी का कोई कॉन्सेप्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर, ये तो सॉलिड फॉर्म में है और ये कोई भी वेपर नहीं बनाएगा। जब कोई वेपर नहीं बनाएगा तो इसका कोई भी वेपर प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर जाते हैं सर ए के पास, सॉल्वेंट के पास। ये जो सॉल्वेंट है आपका लिक्विड फॉर्म में है, अच्छा खासा सॉल्वेंट ये वेपर बना रहा है, तो इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा। अब यहाँ सिर्फ ए प्रेजेंट है, ये सारा ए के मॉलिक्यूल से बेटा, तो यहाँ जो प्रेशर बनेगा वो पीए नॉट कहलाएगा, कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि वो वेपर प्रेशर जो सिर्फ ए की वजह से बन रहा है। अब मैंने क्या किया, इस सॉलिड को इसमें डुबो दिया या इसमें सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है सर। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन। ये है हमारा ब्लू वाला आपका सॉल्वेंट है, ब्लैक वाला आपका सोल्यूट है बेटा, ठीक है, रेड वाला भी आपका सोल्यूट है। तो ये सारे सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है आपका। आपकी वजह से सॉरी आपके हिसाब से यहां सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? आप थोड़ा सा गेस कर लेना सर, आपके दिमाग के हिसाब से क्या होगा। अब मेरे हिसाब से मैं बताता हूं क्या होना चाहिए, पहले थोड़ा सोच लेना अपने दिमाग में, मन में बना लेना कि बढ़ेगा कि घटेगा, फिर मेरा आंसर सुन लेना, फिर गेस कर लेना या फिर कंपेयर कर लेना कि आपने सही बोला कि गलत बोला। अगर यहाँ दोनों लिक्विड वोलेटाइल होता ना सर, तो ये भी वेपर बन के जा रहा होता, ये भी वेपर बन के जा रहा होता, तो वेपर प्रेशर बढ़ते रहता हमेशा। लेकिन ना सर, जब आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना बेटा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, वो हमेशा डिक्रीज होगा सर, कम होगा वो। उसका रीजन समझ लेना, ये है ये जो ब्लू वाले सब सॉल्वेंट है जो वेपर बनने के लायक है, लिक्विड फॉर्म में। ब्लैक और रेड वाले सोल्यूट है, सोल्यूट तो सॉलिड फॉर्म में इस बार, वो तो वेपर बनाएगा नहीं। ये जो ब्लू वाला है ये बेचारा वेपर बन के ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन इसका तो वेपर बनेगा नहीं, ये तो इधर ही पड़ा रहेगा, तो ये इसके वेपर्स को रोकेगा बेटा यहाँ ऊपर जाते हुए। सोल्यूट का वेपर नहीं बनेगा ना, नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड फॉर्म में है। चलो ये तो वेपर बन के गया, अब ये वेपर बन के जाना चाहेगा ना, जो ऊपर सोल्यूट है ना वो उसको थोड़ा रोकेगा वेपर बन के ऊपर जाने के लिए। तो उस वजह से एज कंपेयर टू द प्रीवियस पार्ट, जहां ए भी वोलेटाइल था, बी भी वोलेटाइल था, सोल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, यहाँ पे आपका वहां तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए, दोनों वेपर निकल रहा है बाहर। यहाँ ए की वजह से तो वेपर बन रहा है, सॉल्वेंट की वजह से। बी तो नहीं बन रहा है, नहीं बनना तो छोड़ो, नीचे से जो बी सॉरी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर बन के ऊपर जाना चाह रहा है उनको भी रोक रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो ओवरऑल प्रेशर होगा ना वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, वो क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा सर, डिक्रीज होने लगेगा। उससे ना सर बहुत सारे फैक्टर और चेंज हो सकता है, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है, वो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। फिलहाल यहाँ ये याद रख लेना बेटा, ठीक है। अब आते हैं हम ये कंक्लूजन वाले पार्ट पे, सॉरी ये कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। हमने वही बोला सर, राउल्ट्स लॉ क्या बोलते थे? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फिर वही करेंगे दूसरे केस के लिए भी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोला था? राउल्ट्स लॉ ने बोला था सर, किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यही तो बोला था। लेकिन यहां ना सर हम सिर्फ ए के लिए लिखेंगे सर, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए। बी के लिए मैं नहीं लिखूंगा इस बार। क्यों नहीं लिखूंगा सर? बी तो वेपर ही नहीं बना रहे, बी साहब तो इधर आराम से पड़ा हुआ है सर, देख लेना सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको मैं क्यों लिखूंगा सर? जिसका वेपर नहीं बनेगा तो वो कुछ नहीं बनाएगा, उसके लिए हम ज्यादा तकलीफ नहीं उठाएंगे। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको मैं खोल लेता हूँ सर, पहले ऐसे लिखेंगे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय ए, यही बोला था। फिर उसको खोला, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो पी ए नॉट काय ए आया। अब मैं क्या करता हूँ सर, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए को लिखता हूं मैं 1 माइनस काय बी लिखता हूं सर, 1 माइनस काय बी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं सर? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है वो, अगर दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो काय ए और काय बी को मिला के 1 आएगा। तो मैं उसको अगर ये देखो काय ए प्लस काय बी,
दो कंपोनेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर मुझे ये एक ए निकालना है, मुझे बी पता है, तो मैं क्या करूंगा, काय ए इज इक्वल टू 1 माइनस काय बी करूंगा। वही तो किया सर, ए की जगह मैंने 1 माइनस काय बी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले वाले पार्ट में भी आपको समझा दिया। हाँ ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट वन पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काय बी। ठीक है सर, या इस फॉर्म में रख लीजिए या इस फॉर्म में रख लीजिए, सब कुछ यहाँ जायज है सर। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, इसको पी ए नॉट वन पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काय बी। ठीक है, इसको इस साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, पी ए नॉट काय बी माइनस में है, इस साइड में आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ बचा पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये भी एक फॉर्म हो गया इसका। सर पी ए नॉट क्या हो गया, पी ए नॉट क्या हो गया सर, यहाँ पे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ए नॉट हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, सिर्फ ए की वजह से, जब ए अकेला था उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर बन रहा है ना, उसको प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे, पी ए नॉट, ये वही हो गया। पी ए क्या हो गया, पी ए क्या हो गया सर, पी ए हो गया आपका, सॉरी, पी ए हो गया आपका इसका प्रेशर, सोल्यूशन का प्रेशर। ये पेन अजीब सा है ना, ग्रीन ले लेंगे, ग्रीन थोड़ा कंट्रास्ट देता है। पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो हम बताएंगे सर। क्यों, इस बार सोल्यूशन में जो प्रेशर बनेगा ना, वो तो सिर्फ ए की वजह से बनेगा, बी तो नॉन वोलेटाइल है। तो पी ए प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है ना, आपका जब सोल्यूशन बना उसका जो प्रेशर है वो पी ए मानेंगे। पी ए नॉट है जब ए अकेला था उसका है, बस। अब पी ए नॉट का है भी सर, क्या इसको मैं जितना, सर यही तो मैंने आपको बताया, जब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे ना, तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से जितना वेपर बनना चाहिए था उतना नहीं बन पाएगा, तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा सर। ठीक, कितना डिक्रीज होगा वो ये बताएगा आपको। पी ए नॉट जो जितना पहले प्योर वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन बनने से पहले, पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनने के बाद, तो ये तो कम होगा, तो ये ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से कम जो निकलेगा वो हमें बताएगा कि कितना प्रेशर लोअर हुआ है। तो इस टोटल टर्म को पी ए नॉट माइनस पी ए को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कितना वेपर प्रेशर कम हुआ वो इस टर्म से आपको निकाल सकते हैं। कहीं आया क्वेश्चन तो ये वाला टर्म यूज कर लेना। मैंने अभी तक समझाया आपको कि वेपर प्रेशर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं तो डिक्रीज होता है। अब कोई बोलेगा भाई कितना डिक्रीज हुआ निकालो, तो यहाँ इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं सर। दिस इज हाउ राउल्ट्स लॉ इज ऑल अबाउट for a solution containing two volatile liquids, and this case is for a solution containing volatile liquid is solvent और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपका पड़ा रहेगा सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था।